माय नेम इज राजकुमार, MSc एग्रोनॉमी 3rd सेमेस्टर, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद बागपत। माय टॉपिक इज वायु क्षरण, प्रकार, कारक और उसके सिद्धांत। वायु द्वारा मृदा क्षरण। वायु के द्वारा मृदा क्षरण होता कैसे है? तेज हवा या आंधी से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायु क्षरण कहते हैं। वायु क्षरण के कारक, जहां वनस्पति नहीं के बराबर होती है वहां पर वायु क्षरण अधिक होता है। मतलब जहां पर वनस्पति नहीं होती वहां पर वायु क्षरण अधिक होता है। वनस्पतिहीन पे, जहाँ पर भूमि में वनस्पति नहीं होगी वहाँ पर वायु के तेज हवा के झोंके आएंगे जिसके साथ मृदा उड़ जाएगी। जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है जिसके कारण मृदा में नमी की मात्रा कम होती है। मृदा में नमी की मात्रा कम होने के कारण मृदा शुष्क होगी। शुष्क मृदा वायु में अधिक उड़ती है, वायु के वेग में अधिक उड़ सकती है, जिससे मृदा में जितनी नमी होगी, मृदा में नमी होने के कारण मृदा कण आपस में चिपके रहेंगे और वर्षा न होने के कारण मृदा में पर्याप्त नमी न होने के कारण मृदा कण अलग अलग होते हैं और मृदा कण अलग होने के कारण वे वायु में आसानी से उड़ जाते हैं। और यह क्रिया मार्च से जून तक तेज हवाएं चलती हैं। गर्मी में मार्च से जून में तेज हवाएं चलती है जिसके कारण मृदा शुष्क भी होती है और वायु में उड़ती रहती है। मृदा कण वायु में उड़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस कारण लाखों टन मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है और मृदा उर्वरता का नुकसान होता है, ह्रास होता है। मृदा की ऊपरी परत उर्वर होती है उसका नुकसान होता है। वायु द्वारा मृदा परिवहन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 उच्छालन, जब हवा का सीधा दबाव कणों पर पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 mm से लेकर 0.5 mm मीटर वाले कण अपने स्थान से ऊपर उछलने लगते हैं और थोड़े चलकर नीचे गिर जाते हैं। मृदा कणों का इस तरह से छोटे उछालों की क्रिया को क्षरण कहते हैं। मृदा कणों का छोटा उछाल मतलब थोड़ी छोटी दूरी पर चलकर गिर जाना उच्छालन कहलाता है। उछल कर गिर जाना। नंबर 2 निलंबन। इस क्रिया में मृदा के और भी छोटे कण जिनका व्यास 0.1 mm अथवा इससे कम होता है हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटकते रहते हैं और हवा की गति के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। इसके द्वारा 3 से 4% मृदा क्षरण होता है। सतह समर्पण। जिन कणों का व्यास 0.5 से अधिक होता है जो वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उठ सकते, वे भूमि की सतह पर रेंग कर चलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं रेंग कर। इसे सतह समर्पण कहते हैं। तीनों प्रकार में सबसे हानिकारक होता है उच्छालन, जिसमें मृदा कण अधिक 50 से 75% नुकसान होता है। मृदा कणों का सबसे अधिक हानिकारक उच्छालन होता है वायु क्षरण द्वारा। वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु, मृदा, वनस्पति, स्थल आकृति। नंबर 1 जलवायु। जहाँ की जलवायु सूखी होती है, जहाँ मृदा सूखी होती है वहाँ पर अधिक होता है और जहाँ पर मृदा में नमी की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर वायु द्वारा मृदा क्षरण कम होता है। मृदा, जहाँ पर बालू मृदा होती है वहाँ पर ये अधिक होता है। बालू मृदा जिनमें आपस में चिपकी नहीं रहती इस कारण, और जहाँ पर कले मृदा होती है उसके कण आपस में चिपके रहने के कारण वहाँ पर वायु द्वारा मृदा क्षरण कम होता है, धीमी गति से होता है, मतलब होता ही नहीं है। और बालू मृदा में ये तेज गति से होता है और अधिक होता है। वनस्पतिहीन, जहाँ पे वनस्पति होती नहीं है या कम होती है वहाँ पर वायु द्वारा मृदा क्षरण अधिक होता है और जहाँ पर वनस्पति होती है वहाँ पर मृदा क्षरण कम होता है या होता ही नहीं, कम मात्रा में होता है, बिल्कुल कम। स्थल आकृति भूमि कैसी है? मतलब भूमि ऋण की है, समतल है। समतल भूमि पर वायु द्वारा मृदा क्षरण कम होता है और ऋण वाली भूमि पर, जहाँ पर भूमि ऊंची नीची मतलब होते हैं, वहाँ पर वायु के वेग की टक्कर के कारण वायु क्षरण अधिक होता है।
वायु क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत। वायु द्वारा क्षरण रोकने के निम्नलिखित सिद्धांत है। वायु के वेग को कम करना, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना। मृदा कण समूह का आकार कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कार्बनिक खाद मिला सकते हैं, उसमें हरी खाद मिला सकते हैं। मृदा सतह को नम रखना, ये हमारा 3 प्रकार से करते हैं। वायु के वेग को कम करके, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना और मृदा सतह को नम रखना। मृदा सतह को नम रखना, मल्च मतलब पलवार बिछाना, सूखी घास कार्बनिक मल्च कहते हैं, सूखी घास ये बिछा से कार्बनिक मल्च कहते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक मल्च, पॉलीथीन बिछा देते हैं। वायु क्षरण रोकने की विधियाएं। नंबर 1, कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं में मृदा में जीवाश्म खादों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह फसलों की उर्वरता बढ़ाने, मृदा कणों को बांधकर रखने तथा नमी की मात्रा संचित करने में सहायक होती है। मृदा सतह पर मल्च का प्रयोग करना चाहिए। भू परीक्षण द्वारा मृदा वाष्पीकरण कम करके नमी बनाए रखनी चाहिए। फसल चक्र में दाल वाली फसलें तथा घासें सम्मिलित करनी चाहिए, क्योंकि यह मृदा संरक्षण फसलें हैं। भूमि को प्रति मतलब भूमि को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए ताकि भूमि पर हमेशा घास बनी रहे। पशुओं की चराई अलग अलग तरीके से करना चाहिए, उसका कुछ नियम बनाना चाहिए। अगर हम पशुओं की चराई अनियंत्रित ढंग से करते हैं, मतलब चारागाह पे हम पशुओं को अनियंत्रित ढंग से जगाते हैं जिससे घास नष्ट हो जाएगी और वनस्पतिहीन हो जाएगी, इससे वायु द्वारा मृदा क्षरण अधिक होगा। हम पेड़ लगाकर मिट्टी के टीलों पर वनस्पतिक रूप से पेड़ झाड़ियाँ आदि लगाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले पेड़ या झाड़ी घासियों को लगाना। वृक्ष, कौन कौन से वृक्ष लगा सकते हैं हम, जिससे वायु का वेग कम हो सके। वायु की गति जितनी कम होगी उतना ही वायु के द्वारा मृदा प्रदूषण कम होगा। हम लगा सकते हैं इसमें खेजड़ी, शीशम, रोहिडा, विलायती बबूल, इजराइल बबूल आदि इसमें हम लगा सकते हैं, जिससे वायु की गति कम होगी। और झाड़ियों हम लगा सकते हैं खी, फोग, अरंडी, झरबेरी, न्यूट्रस आदि ये पौधे हम उसमें लगा सकते हैं। जैसे घास का प्रयोग कर सकते हैं हम, सेवन घास, अंजन घास, इनका प्रयोग कर सकते हैं। घास से मृदा ढकी रहेगी और उससे वायु का वेग उस पर कम पड़ेगा। यही घास वायु के वेग से उन पे वायु क्षरण कम होगा। एक तरीका है वायु रोधी पट्टिका या वृक्ष लगाना। वायु रोधी पट्टिका या वृक्ष, वायु रोधी वृक्ष तेज हवाएं जैसे लू को रोकने के लिए खेत में उत्तर पश्चिमी दिशा में हम बड़े आकार के फैलने वाले पेड़ लगा देते हैं, जैसे आम, देसी आम, जामुन, शीशम, नीम, सहतूत आदि को लगाते हैं। उन्हें वायु रोधी वृक्ष कहते हैं। और जहाँ पर सर्दी में शीतलहर से कुछ नुकसान होता है, वैसे इससे कम होता है। शीतलहर में उत्तर पूर्व की ओर लगा देते हैं, उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाते हैं। और लू से बचने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हम वृक्ष लगाते हैं। फिर वायु रोधी पट्टिका, जिसे वायु रोधी पट्टिका का प्रयोग ज़्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर होता है। अगर हम इसे खेत में प्रयोग करेंगे, अपनी भूमि पर प्रयोग करेंगे तो ये अधिक स्थान लेता है, इससे किसान को नुकसान अधिक होगा। भारत में जोत का आकार कम है, भारत में जोत का आकार कम होने के कारण ये खेत में इतना फलदायी नहीं है। इसका प्रयोग हम सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे और नहरों के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे आदि स्थानों पर करते हैं, जिससे आने वाली हवा सामूहिक रूप पे करते हैं। सामूहिक रूप से मतलब कई किसान मिलकर गांव की और आने वाली तेज हवा को नियंत्रित किया जा सके। इसमें मध्य से बड़े आकार के पेड़ों तथा छोटे तथा उसके बाद झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। इन पेड़ों व झाड़ियों के बीच में छोटे छोटे शाखीय पौधे लगा दिए जाते हैं। वायु रोधी पट्टिका पिरामिड और देखने में त्रिभुज के आकार के होता है, जैसे त्रिभुज होता है, जिससे वायु से पेड़ों को नुकसान न हो। वायु सीधी जाएगी, पेड़ों को भी गिरा सकते हैं। एक शक्ति है, वायु शक्ति है, जिससे नियंत्रित करना आसान नहीं है। इसे हम त्रिभुज के आकार के बनाते हैं, जिससे वायु का वेग कम हो जाता है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 3 से 4 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 मीटर रखी जाती है। वायु रोधी पट्टिका द्वारा हवा को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।
वायुरोधी पट्टिका द्वारा हवा को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। देखने पर यह त्रिभुज की तरह लगती है, पिरामिड की तरह। नहर, सड़क, रेलवे लाइन आदि पर लगाई जाती है। नोट: वायु द्वारा शरण राजस्थान में सबसे अधिक होता है। वायु द्वारा जो शरण होता है, वायु शरण, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है और इसका एरिया दिन प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, जिससे ये हमारे लिए हानिकारक है। धन्यवाद।